दिल्ली तुम्हारे बाप की जागीर है ना कि तुम जितना पैसा चाहोगे उतना वक्फ बोर्ड को दान करते जाओगे। दोस्तों, ऐसे दो मुहे नेता अपने वोट बैंक के चक्कर में अपने जमीर का सौदा बड़े ही आसानी से कर देते हैं। कितना प्यार से बोल रहा है ना कि वक्फ बोर्ड को हम इतना मजबूत करेंगे कि पैसा ही पैसा होगा। उसे वक्फ बोर्ड को मजबूत करने के लिए एक और भिखमंगा इसके साथ जुड़ गया है आजकल। पहुंचा भिखमंगे हो, जो पैसा मांग रहा है सिर्फ वही भिखमंगा नहीं है, जो प्रेम मांग रहा है वो भी भिखमंगा, जो सम्मान मांग रहा है वो भी भिखमंगा। कुछ भी मांग रहा है, जो पैसा मांग रहा है वो तो बहुत छोटे स्तर का भिखमंगा है। जो प्रेम मांग रहा है भैया, ये सब भिखमंगे हैं। तो इस भिखमंगे को तो आप लोग जानते ही होंगे, टीचिंग के नाम पर कहानी सुनाने वाला अवध ओझा आम आदमी पार्टी में शामिल हो गया है। और ये आम आदमी पार्टी को चुना क्यों, इसके पीछे कहानी है। भाजपा से टिकट मांग रहे थे प्रयागराज से और कांग्रेस से टिकट मांग रहे थे अमेठी से। कि पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में बीजेपी और कांग्रेस दो ध्रुवों की तरह हैं। आप भाजपा से भी टिकट मांग रहे थे, कांग्रेस से भी टिकट, ये कैसे? मेरी स्थिति महाभारत में कृष्ण जैसी थी। मेरा ये था कि जो अपने पाले में बुला लेगा मैं उसकी तरफ से लड़ूंगा। नहीं छिछोरे भिखमंगे अंकल, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि जो अपने पाले में बुलाएगा उसी की तरफ से लड़ूंगा। हड्डी, जो मोटी हड्डी तुझे डाल देगा तो उसी की तरफ चला जाएगा। मैं कभी कभी मोदी जी की तारीफ कर देता हूँ तो लोग कहते हैं कि भाजपा ज्वाइन करोगे, 24 का चुनाव भाजपा से लड़ोगे। मैं कभी भाजपा से नहीं लड़ूंगा, कभी नहीं लड़ूंगा। इंडिपेंडेंट, अगर लड़ूंगा तो वैसे तो लड़ूंगा नहीं, लेकिन कहीं से फंड वंड आ जाए 100-200 करोड़ रुपए तो सोच लेता हूं। देख रहे हो ना तेगलापंथी? अरे तेगला इसलिए कि दो गला वाला अभी भी जो पदवी है वो केजरीवाल के पास ही है। भिखमंगा 2019 से ही खूब प्रयासरत है कि हमें भाजपा से टिकट मिल जाए, कांग्रेस से मिल जाए, समाजवादी पार्टी से मिल जाए। ये समय समय पर सबका तेल लगाया, सबकी बड़ाई की, लेकिन इसको खुश करने में कोई संतुष्ट नहीं हुआ, या फिर ये माने कि इसको हड्डी किसी ने नहीं डाली। लेकिन ये जिसका सबसे ज्यादा विरोधी था केजरी मियाँ का, उसने हड्डी डाल दी और ये लपक भी लिया। केजरीवाल जब सत्ता में आ जाते हैं तो दारू एक पैक बंटवा देते हैं, तो विकास कैसे? और ये तो नहीं, तो इनके जैसे लोग आएंगे और जनता अगर जागरूक है रहे ना जेल में, ये जो दारू बंटवाई तो उसका खामियाजा भुगता कि नहीं भुगता? फिर अब बाहर आ गए, जेल में रहे, अब तो बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री पद से हट गए। देख रहे हो ना, हड्डी का पावर, पैसे का पावर, जिसको दिल्ली की जनता ने नकारा। इसके अनुसार जेल भिजवाया दिल्ली की जनता ने, आज उसी को अपना सुप्रीम नेता मानकर, उसको अपना बड़ा भाई मानकर वोट मांगेगा दिल्ली की जनता से ये बोझा। अवध सर के बारे में आप जानते हैं? अरे वो गुंडा है एक नंबर का। वो मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ नेक्स्ट आईएएस में। वो हमारे बैच में था। वो ऑनलाइन क्या जनवरी से मार्च तक उन्होंने कुछ तो ऐसे किया होगा। 2 महीने उसकी क्लास रही। वो हिस्ट्री पढ़ाता नहीं है, वो 4 पॉइंट्स लिखा देगा हिस्ट्री के। कच्चे में आता था वो, लिटरली वो कच्चे में आता था। होता सर, यस। जब मैंने कंप्लेन करी है तो वो हंस के टाल देते हैं। उनका कोई ईमान नहीं है। का ईमान नहीं है? तभी तो साला मैं सोचूं कि ये हड्डी लपका कैसे केजरी मियाँ का, क्योंकि भाई दोनों को अगर देखा जाए एक फ्रेम में तो दोनों एक दूसरे से कम नहीं है बड़बोलेपन में। दोनों बकबक करने में एक दूसरे से ऊपर ही निकल जाएंगे। और जहाँ तक जमीर की बात है, केजरी मियाँ के बारे में तो पूरा दिल्ली वाकिफ है। दोनों ने जमीर पेच खाई है। अगर इसको विधायकी का टिकट मिलता है और ये चुनाव लड़ता है और दिल्ली की जनता, दिल्ली के स्टूडेंट जो इससे पढ़े हैं, अगर वो इसको सबक सिखाते हैं तो ये बहुत ही बड़ा अवसरवादी है। जैसे कि इसके क्लिप में आपने देखा ही कि जो हड्डी फेंकेगा 100-200 करोड़ का, उसी के पास में चला जाऊंगा। अगर ये हार जाता है तो 1 मिनट नहीं लगेगा इसको पार्टी छोड़ने में, क्योंकि ये अवसरवादी इंसान है। इसको पार्टी से कोई लेना देना नहीं, ये अपने पुराने काम पर दोबारा वापस लौट जाएगा। तब तक हमें लगता है कि वो काम भी ढीला पड़ चुका होगा और जनता समझ चुकी होगी कि बात नेतागिरी की है। वहाँ जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोलना पड़ेगा।
दिल्ली का चुनाव आ गया है, फंडिंग चालू हो गई है, पैसे पे पैसे गिरे जा रहे हैं, तो किसान भाई कैसे पीछे हट सकते हैं? अरे असली वाले नहीं, असली वाले तो अपने अपने घर में, अपने अपने खेत में बिजी हैं। पूरे हिंदुस्तान के किसान वो गन्ने की कटाई कर रहे हैं, गेहूं की बुआई कर रहे हैं। बाकी जो कुछ स्पेशल किसान हैं वो दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब बस मोटा भाई से रिक्वेस्ट है, जो कि मोटा भाई से हो नहीं पा रहा है आजकल, कि जरा इनको चेक करें एक बार कि ये कौन से वाले किसान हैं। अरे वो तो नहीं जो ईवीएम को लेके भागेंगे। भाई जिताना है ना केजरीवाल को, तो कुछ ना कुछ तो वफादारी दिखानी ही पड़ेगी। वो वाले हैं कि असली हैं, पता चल जाएगा। और सर्वे क्यों करना है आपको? आपकी मानसिकता क्या है, आपकी मंशा क्या है, आपका इंटेंशन क्या है सर्वे कराने का? अगर कल को वारिस पठान बोल देंगे सुधांशु जी के घर के नीचे कुछ है, मुझे वहां पे खुदाई करना है, अलाउड करेंगे? वारिस पठान बोल देंगे भाई किसी मंदिर के नीचे कुछ है, मुझे जाके वहां पे करना है, खुदाई करने देंगे आप? नोट में कहूंगा, इनको दर्द इस बात का हो रहा है कि अंततः अगर सर्वे, जांच और साइंटिफिक जांच हो गई तो ऑन द लाइटर नोट कहता हूं, पुरानी फिल्म थी ना कि अमर अकबर एंथोनी, अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर और विनोद खन्ना जी की, आखिर में अमर अकबर एंथोनी तीनों का बाप किशन लाल ही निकला था। तो आखिर में इनको इस बात का डर है कि सब कुछ किशन लाल का ना निकल जाए, इसलिए पेट में दर्द हो रहा। गलत जगह हाथ डाल दिया था रे ओवैसी का लवारिस, गलत जगह हाथ डाल दिया था। सुधांशु जी ऐसे प्रवक्ता हैं जो तुम्हारे खानदान की कुंडली लेके बैठते हैं, वो बैठे बैठे ही तुम्हारे पूरे खानदान का सर्वे कर देंगे। वैसे जब ये सुधांशु जी बोल रहे थे कि अमर अकबर एंटनी का बाप एक ही है, तो इसका चेहरा देखने लायक था। ये मन ही मन में सोच रहा होगा कि दादाजी की गलती आज हमको कितनी भारी पड़ रही है। तलवार सलवार वो ना हुआ होता तो आज हम भी गर्व से कह सकते थे कि रामलाल के तो हम भी हैं। तो लोग मुसलमानों को पत्थरबाजी कहते हैं, तो कभी उनको आतंकवादी कहते हैं, पत्थरबाज कहते हैं कि वो धार्मिक उस पर पत्थरबाजी बरसाते हैं। तो कभी आपने सोचा है कि जो धार्मिक आप यात्रा निकालते हो, ये मुसलमानी एरिया से क्यों निकालते हो? सर ये लोग लेके निकलते हैं, मतलब आप उन्हें पत्थरबाजी कह रहे हो, उनको पता है पहले से कि आप वहाँ रैली लेके निकलोगे, मतलब आपको जो डर है कि वो पत्थर बजाएंगे, फिर भी आप लोग वहां से ही रैली लेके निकलते हो। आवाज बहन की लौड़िया, चाहे तेरे को बता दे कि सारे मुसलमान को कोई पत्थरबाज बिल्कुल नहीं कह रहा है। हाँ, तेरे जैसे को कहते हैं। उनको लगता है कि ये मुस्लिमों का एरिया है, इधर से कोई हिंदू धार्मिक यात्रा कैसे निकाल सकता है। तुमको पता है कि वहाँ मुस्लिम लोग पत्थर मारेंगे, तो वहाँ से रैलियाँ तुम लोग क्यों निकालते हो? जिनकी ये सोच है उनको पत्थरबाज बोला जाता है। जैसे पड़ोसन की पैदाइश, तेरे को पता होना चाहिए कि ऐसा संविधान में कहीं नहीं है जहाँ एरिया बटा हो कि ये मुस्लिम का एरिया है या हिंदू का एरिया है। तो तुझे किसने बताया? पड़ोसी ने। सोचती थी अपने बच्चों को मौलाना बनाऊंगी, फिर कुछ सालों के बाद देख रही हूँ कि हमारे देश में हर कोई 80% मौलाना बनना चाहते हैं, पर एक भी मस्जिद, एक भी मदरसा मौलाना बचा नहीं पाए। ये मस्जिदों में रहते हैं, मस्जिदों के इमाम होते हैं, उसी के ठेकेदार होते हैं ये, उसके बावजूद भी ये कुछ कर नहीं पाए। इन्हीं के सामने मस्जिदों का लाउड स्पीकर उतारा गया, ये 24 घंटे वहीं रहते हैं, ये कुछ नहीं कर पाए, एक चीज रोक नहीं पाए। ये कह रही है तू, फिर मौलाना क्या कर सकता है? मौलाना अंदर जाके सर्वे करा रहा होता है, लेकिन असली मजे तो बाहर वाले लेते हैं ना। तू अपने 20-25 बच्चे को मौलाना मत बना, पत्थरबाजी में ज़्यादा क्रेज है जो तू अच्छे से कर सकती है। पत्थरबाजी के लिए कोई पढ़ाई या कोई उम्र मायने नहीं रखती, वो समय से तेरे को दिहाड़ी लगाकर देते रहेंगे। हाँ, जब तक योगी बाबा से बचे रहेंगे, क्योंकि उनके लपेटे में आ गए ना तो घर के साथ खानदान भी उजड़ जाएगा। दोस्तों, आप लोग अंगूरी भाभी के बारे में काफ़ी पूछ रहे थे कि अंगूरी भाभी के ऊपर आप वीडियो काहे को नहीं बना रहे। तो भाई साहब, बात ऐसी है कि अंगूरी भाभी अपनी अब हम लोगों के बीच नहीं रही। अरे सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, वैसे तो हैं, अब बकलोली उनकी नहीं आ रही है क्योंकि पुलिस ने डंडा डाल रखा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अंगूरी भाभी की चौथी अम्मा से ही काम चलाइए, जिनको लगता है कि पत्थरबाजों का एरिया है, इधर से हिंदू यात्रा नहीं निकलेगा। वैसे भी पत्थर मारना कौन सी बड़ी बुरी बात है।
इनकी अम्मी को सुनो। पुलिस वालों की भी तो चोट आई है। तो वो चोट है, वो सही हो जाएंगे। चोट है, जिसका गया वो तो गया दुनिया से, वो तो वापस ना आएगा। तो फिर क्यों ऐसा पथराव वथराव, क्यों ऐसा कुछ करना? पथराव ही तो कर रहे थे, कोई तुम्हें जान से थोड़ी मार रहे थे। हाँ, पत्थर ही तो मारा था। कितनी प्यारी सोच है। वैसे इनको मैं 2-3-4 वीडियो में दिखा चुका हूँ, बाकी इनको और दिखाता रहूँगा, क्योंकि ऐसे मानसिकता को जानना समझना बहुत ही ज़रूरी है कि पत्थर ही तो मारा था। আমি শুভ্রাংশু ভক্ত, জেএন রায় হসপিটালের পক্ষ থেকে আজকে আমরা একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি যে আমরা আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কোনো রকম বাংলাদেশি পেশেন্টকে অ্যাডমিট অথবা কোনো রকম মেডিকেল পরিষেবা দেব না। তার একমাত্র কারণ যে এই বাংলাদেশ দেশটি স্বাধীন হওয়ার পিছনে আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ সৈনিকের রক্ত ঝরেছিল। আজকে সেই দেশে আমাদের দেশের জাতীয় পতাকার অবমাননা করা হচ্ছে, তাকে পায়ের তলায় পিষ্ট করা হচ্ছে। অতএব তাদের সাথে আমাদের এই আর ভাব ভালোবাসা আপাতত দেখানোর কোনো দরকার নেই। আপাতত ভবিষ্যতে, এবং আমি এটাও চাইবো যে এই আমাদের এই হসপিটাল ফিল্ডে যারা যারা রয়েছেন সবারই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত। डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं शायद आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझते तो मैं समझा देता हूँ कि बांग्लादेशियों का अब ये इलाज नहीं करेंगे अपने हॉस्पिटल में, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है सबको पता है। कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो लेना ही पड़ेगा आम लोगों को, क्योंकि मान लीजिए वहाँ हम जाकर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो नाजायज यहाँ पल रहे हैं उनके ऊपर तो एक्शन हम कर ही सकते हैं। बाकी पता नहीं सरकार क्या कर रही है रोहिंग्यों के साथ, जो अवैध वहाँ से आए हैं उनके साथ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सरकार करना क्या चाहती है, मोटा भाई करना क्या चाहते हैं उन लोगों को पाल के। उसका असर जो रोहिंग्या हैं और उसका असर दिल्ली के चुनाव में ज़रूर देखने को मिलेगा। कितने अवैध वोट उनके पड़ेंगे सब पता चलेगा आपको। क्या कहना चाहते हैं दोस्तों पूरी वीडियो के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में कमेंट करके बताइए। मुन्ना भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जो कि होता है बिल्कुल फ्री। सब्सक्राइब करिए, जुड़ जाइए। बाकी आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कुछ वीडियो वहाँ हम पोस्ट करते रहते हैं जो यहाँ दिखाने लायक यूट्यूब पर नहीं होती है, तो वहाँ भी आप लोग जुड़ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।